वेलकम फ्रेंड, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वो बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझा चुका हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर लिक्विड स्टेट। यूनिट लिक्विड स्टेट में मैंने आपको कुछ वीडियोज बताई हैं, उसमें आपको वाटर वाला अट्रैक्शन फोर्स और उसकी कुछ डेफिनेशन समझा चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड मतलब होता है द्रव। तो हम कुछ सिद्धांत समझेंगे, थ्योरीज। कौन कौन से नंबर पर द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत क्या है, आयरिंग थ्योरी। देखिए, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। द्रव का आयरिंग सिद्धांत, जब जब ठोस को, यानी कि जब ठोस को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करेंगे, जब ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो आयतन तथा अंतर आणविक दूरी में वृद्धि होती है। आयतन में अंतराणिक दूरी में वृद्धि होती है। आयतन में होती है 10% की वृद्धि, तो अंतराणिक दूरी में होती है 3% की वृद्धि। यानी कि जब ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उनके आयतन व अंतराणिक दूरी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस प्रकार होता है? वृद्धि के रूप में। तो आयतन में 10% की वृद्धि होगी। भाई ठोस मान लो इतना था, तो इसके 10% को बढ़ाकर इसके बदले लिक्विड स्टेट में परिवर्तित करेंगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो अंतराणिक दूरी में 3% की वृद्धि होगी। एक बात तो ये हुई। तथा नेक्स्ट बात, इस अंतराणिक दूरी में किसी भी प्रकार के अणु नहीं पाए जाते हैं। इस अंतराणिक दूरी में किसी प्रकार के अणु नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मुक्त स्थान। इसलिए इसे मुक्त स्थान कहते हैं। किसी प्रकार के अणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे मुक्त स्थान कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? जिसमें अणु नहीं पाए जाते उसे मुक्त स्थान कहते हैं। क्योंकि भाई जिसमें अणु नहीं पाए जाएंगे वह होगा रिक्त स्थान। उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? हम उस रिक्त स्थान को हम मुक्त स्थान कहते हैं। अब देखिए, माना कि यदि संपूर्ण व्यवस्था में द्रव आयतन व ठोस का आयतन VL व VS हो तो क्या होगा? तो आयतन का अंश प्राप्त हमें VL माइनस VS अपॉन VL होगा। यह है द्रवों का आयनिक सिद्धांत। जब ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उनके आयतन व अंतराणिक दूरी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन वृद्धि के रूप में होता है। आयतन में होती है 10% की वृद्धि, अंतराणिक दूरी में होती है 3% की वृद्धि। तो जब अंतराणिक दूरी में क्या होते हैं? किसी प्रकार के अणु नहीं पाए जाते हैं। अगर अणु नहीं पाए जाएंगे तो उसे उस स्थान को हम कहते हैं रिक्त स्थान, और उस रिक्त स्थान को क्या कहलाता है? मुक्त स्थान कहते हैं। स्थान या मुक्त आयतन कहते हैं। यदि संपूर्ण व्यवस्था में द्रव का आयतन व ठोस का आयतन VL और VS, तो आयतन का अंश कहलाएगा VL माइनस VS अपॉन VL होगा। देखिए,
नंबर एक बात, यह सिद्धांत आयतन तथा अणुओं के अंश की व्याख्या करता है। एक बात तो ये हुई सिद्धांत के बारे में, यह सिद्धांत आयतन तथा अणुओं के अंश की व्याख्या करता है। अंश का मतलब टुकड़े की बात, व्याख्या है। ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण क्या होता है, मुक्त आयतन भी बढ़ता चला जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण मुक्त आयतन भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार द्रवों का मुक्त आयतन गैसों के मुक्त आयतन के समान होता है। यह है द्रव का आयनिक सिद्धांत। वो था द्रव के आयनिक सिद्धांत, मैंने आपको समझा दिया है, और इसके कुछ निष्कर्ष है। यह सिद्धांत आयतन तथा अणुओं के अंश की व्याख्या करता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है, जिस कारण मुक्त आयतन भी बढ़ता है वाष्प अवस्था में। इस प्रकार द्रव का मुक्त आयतन गैसों के मुक्त आयतन के समान होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा द्रवों का बर्नौली व स्पॉट का सिद्धांत। सेकंड, द्रवों का बर्नौली व स्पॉट का सिद्धांत। द्रवों का बर्नौली व स्पॉट का सिद्धांत। देखिए, नंबर एक बात, यह सिद्धांत द्रवों की अव्यवस्थित संकुलन व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि यह सिद्धांत द्रवों की अव्यवस्थित संकुलन व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार द्रव के अणु अव्यवस्थित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि वे बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तथा इनके अनुसार द्रवों के बर्नौली स्पॉट के अनुसार इनके अणु को पूर्ण रूप से अव्यवस्थित माना, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से द्रव के अणुओं को अव्यवस्थित माना, लेकिन क्या होते हैं, द्रव के अणु पास पास स्थित होते हैं। द्रव के अणु पास पास स्थित होते हैं, इनको अव्यवस्थित होते हैं, चाहे बिखरे हुए किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन क्या होते हैं, ये पास पास स्थित। इन्होंने बर्नौली व स्पॉट ने एक मॉडल बनाया,
जिससे निष्कर्ष निकाला कि यह द्रव के अणु, द्रव क्रिस्टल बहुफलकीय आकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन्होंने एक मॉडल बनाया जिससे निष्कर्ष निकाला कि द्रव के अणु द्रव के क्रिस्टल बहुफलकीय आकृति प्रदर्शित करते हैं तथा यह पंचभुजीय व्यवस्था में स्थित होते हैं। ये पंचभुजीय व्यवस्था में स्थित होते हैं तथा इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव के अणुओं में आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण बल को दर्शाया गया है। इसमें आकर्षण बल को न दर्शाकर प्रतिकर्षण बल को दर्शाया गया है। इस कारण इसे द्रव को बर्नौली-स्कॉट का सिद्धांत कहते हैं। क्या है? यह सिद्धांत द्रव की अव्यवस्थित संपीड़न व्यवस्था पर आधारित है तथा इन्होंने द्रव के अणुओं को पूर्ण रूप से अव्यवस्थित माना, लेकिन द्रव के अणु क्या होते हैं? पास स्थित होते हैं। इन्होंने एक मॉडल बनाया जिस कारण द्रव्य क्रिस्टल बहुफलकीय आकृति को प्रदर्शित करते हुए पाए गए हैं तथा इनमें पंचभुजीय व्यवस्था होती है तथा इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है तथा इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार इनमें द्रव के अणुओं में आकर्षण बल न प्रदर्शित करके इन्होंने प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित किया है। यह है हमारे दो सिद्धांत, द्रवों का बर्नौली-स्कॉट सिद्धांत और द्रवों का आयरिक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रवों का आयरिक सिद्धांत। आपको उस टॉपिक को याद रखना है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो को आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों एंड वेलकम।